हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस पेपर का सैंपल पेपर वो सैंपल पेपर को देख रहे हैं जो सीबीएसई ने एडिशनल सैंपल पेपर को निकाला है। इसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में बढ़िया से डिटेल से जानेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार जरूर इसको देख लीजिए एग्जामिनेशन से जाने से पहले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीबीएसई ने इसको रिलीज किया है। सो स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार देख लो। देखिए, सम रिएक्शन रिक्वायर्ड कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर, इसमें से दिया हुआ है राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है, राइट chemical equation for such reaction which are condition usually mentioned above the row, along the product, below plus sign एंड बिफोर द रिएक्टेंट। तो देखिए, हम लोग कोई भी रिएक्शन को लिखते हैं, सम रिएक्शन आर रिक्वायर्ड कंडीशन, जब कोई भी कंडीशन को लिखते हैं और जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो हम लोग क्या करते हैं, अबव द एरो को दिखाते हैं। देखिए इस तरह अबव द एरो, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल ऑफ आपको जो दे रहा है रिएक्शन, जरा इसको हम लोग आप बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से देखेंगे। थोड़ा सा आपका टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गिव हियर इज द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि देखिए Mg को अगर आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बनेगा। इसमें पूछ क्या रहा है, वही चीज को यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है ओनली द प्रोडक्ट रिटेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। एक एक ऑप्शन को मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि आप अच्छे से इसको देख सके क्या क्वेश्चन है। ओनली प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ओनली रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। देखिए, आपको अच्छी से पता है, जैसे हम लोग ने किया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पार्ट हो गया मेरा, क्या पार्ट हो गया भाई, ये हो गया लेफ्ट पार्ट। ये क्या पार्ट हो गया मेरा, राइट पार्ट हो गया। अब ये पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और ये पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यही ना हम लोग जानते हैं। तो ये देखा क्वेश्चन नंबर बी में, ओनली रिएक्टेंट रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में है कि नहीं है, देखिए लेफ्ट साइड में है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ गोल्ड दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, प्लेटिनियम दिया हुआ है। रिएक्शन बता रहा है विथ ईयर के साथ, डज नॉट ऑक्साइड ऑन द और बर्न्स। देखिए सारा डिटेल दिया हुआ, आप इसको एकदम बढ़िया से देख लीजिए। इसमें से पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ये डाटा में से, कि मेटल आर लाइकली बी ऑब्टेन प्योर स्टेट्स फॉर द अर्थ क्रस्ट। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अगर आप गोल्ड और प्लेटिनियम को देखिए तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है और डेल्यूट के साथ भी गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि गोल्ड अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड ना कि एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही आपको डेल्यूट एसिड के साथ करता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड का आपको सही मेकअप किया हुआ है। अगर गोल्ड अगर आप छाट लेते हैं तो अब हमारे पास प्लेटिनियम को भी दिखेगा, तो सेम कंडीशन प्लेटिनियम का भी होता है, यानी ऑप्शन बी होगा, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, गोल्ड और प्लेटिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेहतर इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगा। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए कीजिएगा, और आज लाइव भी क्लासेस लिया जाएगा साइंस का 50/50, नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू रिफ्लेक्टेड डेट। देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल अभी देखा ना, जैसे हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लिया था, मैग्नीशियम को रिबन को ला दिया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो नहीं बनता है, इसको तो काट दीजिए।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम होगा। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते। तो हमसे इसी से क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन को देखा जाए तो मैटर कैन नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। वाह, अगर केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं तो यह बताता है कि आपको पता है ना कि हम लोग मैटर को ना ही क्रिएटेड कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ऑप्शन बी होगा, यानी मैटर कैन चेंज इट्स द ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये तो रॉन्ग है, मैटर कैन चेंज ये तो होता ही होता है, तो इसलिए आपका ये भी है। उसके बाद ऑल केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल, कोई जरूरी नहीं है कि सब रिवर्सेबल ही हो। हीट आर इम्पॉर्टेंट इनपुट द केमिकल रिएक्शन, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी इसका सही आंसर है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ से दिया हुआ है। देखिए सोडियम तो ये तो नहीं होगा, सबसे पहले एक चीज़ एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड नहीं होगा, फेरस क्लोराइड नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा। आपको पता है एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करना चाहिए तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड का बेस के साथ, बेस का आपको पहचानने का नियम आपको पता होगा, सिंपल सी बात। अगर OH लिखा हो लास्ट में, हाइड्रोक्साइड हो तो वो बेस होता है, और हाइड्रोजन अगर पहले मौजूद होगा, अगर हाइड्रोजन पहले किसी भी कंपाउंड के पहले मौजूद होगा तो वो आपका एसिड होगा। ये सिंपल से एक पहचानने का नियम है, एसिड बेस सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको क्लियर फिर से एक बार कर देता हूँ कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। जब एसिड जो है बेस के साथ आपका रिएक्शन करेगा तो वैसे रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई एसिड है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल यहीं पर दिया हुआ है, HNO3 दिया हुआ है ना, HNO3 ये जो आपका है, ये आपका HNO3 जो है जिसमें पहले हाइड्रोजन है, इसके कारण से ये एसिड हो गया। ये तो एकदम क्लियर बात। अब उसके बाद जो है बेस के लिए पहचानने का नियम यह है, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में अगर OH हो, लास्ट में OH हो तो वो होता है बेस। तो कहीं भी देखिए एसिड और बेस अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, या ऑप्शन डी होगा। क्लियर, ऑप्शन डी की ओर आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इनमें से कौन सा सही नहीं और सही है, ट्रू पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को यही बात बका के पढ़ने से ही गलती होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबव द कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो छोटे एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड करके, जैसे आपको सोडियम और क्लोरीन ले लीजिए तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और ये कम्बिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें दो एलिमेंट जो है कंबाइंड होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनता है बड़ा, उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पूछ रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल टू रिएक्टेंट। वाह, यही तो मिल गया तुरंत, सी पर एकदम तुरंत नज़र चली गई। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन को रिएक्शन कराए, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का। सोडियम का अगर आप देखेंगे तो इसका भी एटम नंबर ऑफ रिएक्टेंट और इसका भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का सेम, और ये दो यानी LHS इक्वल टू RHS, ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर यही बराबर अगर हो गया तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कैल्शियम और क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस डॉट स्ट्रक्चर से हमें क्या निकालना है, ये हमें ध्यान देना होगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड पूछ रहा है। देखिए एटम रिप्रेजेंट आयनिक बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन, द फॉलोइंग फिगर आज गिवन में दिया हुआ है क्लोरीन और कैल्शियम का।
कैल्शियम का याद रखिएगा कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है और इसका 17 होता है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 287 में हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको लिखते हैं 2882। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम टू क्लोरीन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम, नहीं ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पूछ रहा था। ठीक है, बोला नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द आयनिक बॉन्ड में क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, तो ये आपको ऑप्शन ए रॉन्ग है। फिर ऑप्शन अगर बी की ओर अगर आप देखेंगे तो बी में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन टू कैल्शियम, तो ये भी आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर सी की अगर आप देखते हैं ऐड अनदर क्लोरीन, हाँ एकदम, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम। ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हर जो है यहाँ 7, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल 8 तो हो गया। ध्यान से समझिएगा कि सी आंसर ही क्यों होगा। अगर इसमें 1 देंगे तो अष्टक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑकेट रूल पूरा कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन ही गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लोरीन की भी ज़रूरत पड़ेगा। जैसा आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड का Cl2 होता है, Ca का मतलब 2 क्लोरीन, और इसके लिए हमारा 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, और 2 4 और 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तब कैल्शियम पे प्लस चार्ज हो जाता है, +2 चार्ज हो जाता है, क्लोरीन पर -2 चार्ज होता है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड को दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर जो होगा अनदर क्लोरीन एटम रिप्रेजेंट, है ना, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द कैल्शियम एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। ठीक से 7 नंबर को आ गए, अभी हो गया 8 और 9 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और हो सकता है 10 भी यहाँ देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। यहाँ पर सारे अपडेट आपको सही में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई भी साथ में चलती है। चलिए, इन विच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम देखते हैं तो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम डू इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, याद रखिएगा इस बात, कभी भी सॉलिड में तो नहीं होता है। ओनली सॉलिड फॉर्म में तो कभी नहीं होगा। सॉलिड और एक्वस दोनों साथ साथ हो ये नहीं होगा। बोथ सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वस सॉल्यूशन ये भी नहीं होता है। एक्वस सॉल्यूशन तो होता है लेकिन मिल्टन फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, 9 में हमसे कह रहा है कि सोडियम कम्स आफ्टर पोटासियम इन रिएक्टिव सीरीज। सो सोडियम इज, देखिए यहाँ पर हमारे पास सोडियम एक दे रहा है, सोडियम कम्स आफ्टर पोटासियम, पोटासियम के बाद आता है ना। सब सीरीज आपको याद होगा कि एक रिएक्टिव सीरीज हम लोग याद किए थे, तो पोटासियम जो है के बाद ही सोडियम आता है, क्योंकि सोडियम जो है कि मोर रिएक्टिव है देन पोटासियम। क्या ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा। ये अगर हम बात करें कि सोडियम जो है वो कम रिएक्टेड होता है पोटासियम के रिस्पेक्ट में, तभी ना नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं वहाँ रिएक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जब पोटासियम के नीचे सोडियम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो रिएक्टिव सीरीज को अगर आप याद कीजिए तो क्या होता है, नीचे जैसे जैसे डाउन होते हैं वैसे वैसे हमारा रिएक्टिव सीरीज घटते जाता है, अगर ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है। यहाँ अगर इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा और नीचे डाउन में आएंगे तो डिक्रीज होगा, तो इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है इन विच फ्लोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना, एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इसका कह रहा है कि दे द बीटर इन टेस्ट। देखिए एसिड जो है वो तो बीटर टेस्ट नहीं लगता है, ये तो हम लोग जानते हैं, श्योर लगता है। इसका टेस्ट कैसा होता है एसिड का, अगर आप देखेंगे SUR खट्टा लगता है। दे रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाँ एसिड जो है, कोई भी एसिड जो है, जैसे मान लीजिए सोडियम जो है
अगर H2SO4 से रिएक्शन कर देगा तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। तो ये तो ठीक है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन करेगा। अच्छा, बहुत आसानी से वाटर में भी घुल जाता है, दे आर इजली सोल्यूबल इन वाटर। तो सही आंसर इसका होगा 10 का, वो होगा सी। क्यू और आर दोनों सही हैं। ठीक है, बीटर टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है स्वर खट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलिए। 11 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाउ डज द ब्रेक डाउन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। हम लोग खाना को क्या कहते हैं, बड़े खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। तो हाउ डज इस ब्रेक डाउन हेल्प ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस ब्रेक डाउन करने में, फूड को तोड़ने में कौन सा ऑर्गेनिजम्स आपका मदद करता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे हम लोग फूड माउथ में लेते हैं, खाना का डाइजेस्ट सिस्टम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया आपका 11 नंबर। उसके बाद अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लीवर सीक्रेट बाइल्स। ये तो आप बायो के भी पेपर है, आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लेते हैं। लीवर सीक्रेट बाइल्स नीडेड नो डाइजेस्ट फास्ट इन अवर फूड, पैंक्रियास सीक्रेट द सेवरल एंजाइम्स नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड। यस, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कि अभी आपको यहाँ पर एक क्लियर आपको कर दूँ कि अच्छा, नॉर पैंक्रियास, देखिए जब लीवर में आपको अच्छी तरह से जाता है, सीक्रेट करता है बाइल्स, है ना, बाइल्स निकलता है वहाँ से, और ये जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देता है। अब पैंक्रियास जो है, सेवरल एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन। अब पैंक्रियास के जो निकलता है वो क्या करता है, वहाँ से बहुत से एंजाइम निकलते हैं जिससे हमारे खानों को तोड़ता है, छोटी छोटी टुकड़े में डालता है। तो इसमें जो पास थ्रू द बोथ आवर, एक मिनट, इसका आंसर जो होगा 12 नंबर का अगर आप आंसर बोलें तो इसका आंसर होगा ना ही आवर लीवर से क्रॉस करता है इस दौरान में, और ना ही पैंक्रियास से। नाइदर, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। कि ठीक है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये बात तो सही है कि इट इज़ अ, ये जो है ना ही लीवर से ना पैंक्रियास से खाना को अभी क्रॉस करेगा ब्रेक डाउन के टाइम में। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है, ये गलत है। पास ऑनली थर्ड लीवर, लीवर से होता ही नहीं है, पैंक्रियास से भी नहीं होता है, और लीवर आवर लीवर एंड पैंक्रियास, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया। विच ऑफ फ्लोइंग occurs during ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल्स। देखिए अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो कमी हो जाएगा। विच ऑफ द occur ड्यूरिंग द ऑक्सीजन शॉर्टेज इन मसल सेल्स, मसल सेल्स में अगर कम हो जाए तो इसमें हम लोग को शॉर्टेज हो जाए ऑक्सीजन, तो ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड का देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, वाई जो है लैक्टिक एसिड है ना, और यहाँ ऑक्सीजन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी दिया हुआ है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ग्लूकोज। हाँ, जब मसल्स में ऑक्सीजन पोजीशन जो है वो अगर कम हो जाए, या कम मतलब क्या, शॉर्टेज हो जाए, तो इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगा लैक्टिक एसिड का, बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, यानी लैक्टिक एसिड, यानी दैट मीन्स ओनली वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ फोर्स पुल्स अपवर्ड। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अब छोटा कर लेते हैं। पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट ट्री फ्रॉम लीव्स। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर में। अगर 14 नंबर में आप देखिएगा, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, फोर्स विच पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ट्री।
टू इट्स लीव्स, यानी पत्तियों तक पानी जो पहुंचाने का काम करता है जड़ों से, उसमें किसका प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रोसेस में ग्रेविटेशन तो होगा नहीं, हर हाल में नहीं, रिस्पिरेशन नहीं होगा। हाँ, क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा ट्रांसपिरेशन, है ना। जड़ों से पत्तियों तक पानी जो पहुंचाता है वो प्रोसेस ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका नेफ्रॉन का चित्र दिया हुआ है। नेफ्रॉन से रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासेड थ्रू इन द फॉर्म ऑफ द गुलमरलूर फिल्टर अप्रॉक्स 150 to 180 लीटर पर डे, जबकि अमाउंट ऑफ द यूरिन फॉलोइंग आउट ऑफ द नेफ्रॉन ओनली 1.5 to 1.8 लीटर। तो सबसे पहली बात है, वाटर इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब और व्हाट पार्ट नेफ्रॉन इज द गेटिंग रीएब्जॉर्ब। यहाँ पर जो अगर आप देखें क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग पानी जो है ना, लिक्विड पास थ्रू फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्टर से लगभग 150 से 180 लीटर एक दिन में क्रॉस करता है, और यूरिन से हम 1.5 से 1.8 लीटर ही आउट करते हैं, आउट ऑफ द नेफ्रॉन से। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसमें से कौन सा इनमें से पार्ट है जिसमें वाटर ये एब्जॉर्ब कर जाता है? ठीक है, इसको हम लोग को देखना है। तो इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दें, और ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, चलिए इसको अगर आप बड़ा कर दें तो यहाँ पर देखिए, जब वाटर एब्जॉर्ब करता है वो पार्ट पूछा जा रहा है ना। ठीक है, हाँ, इसमें जो करता है तो वो आपको लॉन्ग ट्यूब करता है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात, कौन करता है? लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो पार्ट आपका होता है ये पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन वाटर इज लॉस्ट। देखिए क्वेश्चन आप भी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन पे एक बार नज़र ज़रूर डालिए बाबू, सारे सोल्यूशन बताया जा रहा है। ड्यूरेशन द रिस्पिरेशन वाटर इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट में, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्टोमेटा का रोल बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा सही आंसर। 17 नंबर में अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल स्प्रिकल मिरर इज गिवन द रेशियो द साइज इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हम लोग साइज की ऑफ द इमेज यानी आई बटे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेशियो आता है जिसको आप कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या होता है? फोकल लेंथ में ये कहानी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ, सॉरी मैग्निफिकेशन होता है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैग्निफिकेशन होता है। देखिए इसी तरह के एग्जामिनेशन में गलती आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कहीं और चला गया, इसलिए गलती हो गई कि क्या कर रहा है, रेशियो पूछा है किसका? इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो। तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन। इसका आंसर होगा, वो होगा 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है ए लाइट रे इंसिडेंट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आपका एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और बोल रहा है रिफ्लेक्टेड होके आपका कहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें, ये लाइट यहाँ से आ रहा है, देखिए एक मिनट, ये लाइट यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। देखिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके पॉइंट सी से कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर, इसको डिलीट कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। देखिए बड़ा यही हम खोज रहे थे, वहाँ छुपा हुआ था। देखिए यहाँ से लाइट जब कॉन्वेक्स में आएगा तो यहाँ से ऐसे एक्स से जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर आप 19 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ए रे लाइट द पी मीडियम फ्रॉम क्यू मीडियम
वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन को पूरी तरह से अगर आप देखें तो क्वेश्चन कह रहा है एक लाइट जो है एक मीडियम पी के मीडियम से क्यू मीडियम में ट्रांसफर करता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्ट इंडेक्शन पी इज ए कंपेयर टू क्यू। देखिए आपको एक बात याद होगा, याद कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी एंड कंपेयर दैट ऑफ द क्यू, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको पीछे पढ़े हैं कि यहाँ पर है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसके लिए हमारा जो होगा कि आप ये याद रखिएगा, ये एगो डेंसर मीडियम और एगो रेयर मीडियम होता है, ठीक है। जब पी लाइट जब हमारा रेयर मीडियम से हाइयर मीडियम की ओर जाता है तो वेलोसिटी तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा 19 नंबर का जो सही आंसर है इज द लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पर पी का कंपेयर क्यू से कर रहा है, पी का क्यू से कर रहा है, जिसके कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन जो है वो कम होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये एक ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से आपको क्या निकालना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। इन द डायग्राम दिया हुआ है बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम द इनसाइड ए ग्लास स्लेब और टू ईयर विच मार्क पार्ट ए राइट रिफ्लेक्टेड ग्लास स्लेब। यहाँ पर एक डायग्राम दिया बाबू और इसमें से लाइट ट्रेवल कर रहा है इनसाइड ए ग्लास स्लेब टू ईयर विच मार्क पाथ विल रे और ऑफ लाइट टेक इन द इमर्स फ्रॉम द ग्लास स्लेब। इसका देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल दिया हुआ है, ये ना ये मीडियम में नॉर्मल है और ये जो है ग्लास स्लेब है और बाहर में ईयर है। अगर ये रे जो है इस पार्ट से आ रहा है, ठीक है, ऐसे आके ठीक है और ऐसे होकर निकल जाएगा, ये आर्थ होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है, आर सी ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ गए हैं। यहाँ कुछ फिगर दिया हुआ है जो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन क्या है, इसे ज़रा सा गौर से देखिए। बोला इमेज बिलो द डिपिकेटेड लाइट बिलोंग द स्पिल्ड बाय द प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, ये सनलाइट बाहर से आ रहा है, देखिए ये सनलाइट इसमें आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जब सनलाइट पर जो वाइट होता है वो अगर प्रिज्म से क्रॉस करता है 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है, तो इस डिवाइड के कारण से वो कलर नज़र आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम स्वाभाविक सी बात है, जब 7 कलर में ये डिवाइड हो गया, आपको पता होगा विबगोर हम लोग इसको याद करने का शॉर्ट तरीका था ना, तो यानी कि ये कॉज ऑफ द जो होगा रैम्बो का होगा 7 कलर डिफरेंट में, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 22 में क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव लेंस इमेज फॉर्म कैसा होगा। अगर हमारे पास एक कॉन्केव, एक मिनट, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, यहाँ से एक एक्सिस है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पी है और इमेज को कहाँ रखा जा रहा है, प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर आर है। एन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ प्ले इमेज फॉर्म लेंस वुड बी, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो इसमें आपको अगर हम करेंगे, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये ऐसे आके ये इस तरह से चला जाएगा, यानी इमेज जो होगा वो हमारा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिए, और वर्चुअल होगा, इरेक्ट बनेगा ही और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। यस, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर 23 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट बिकॉज। देखिए ये बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अगर आप बोलेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी में एकदम तुरंत मिल जाएगा, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को एकदम बहुत अच्छा से कर लेना है ना। चलिए एनसीईआरटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सन जो है दिन में सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनसेट, डूबने के बाद लाल दिखाई देता है चारों तरफ, ऐसा क्यों। तो इसका यही रीज़न है कि ब्लू लाइट स्केटिंग अवे द एटमॉस्फेयर पार्टिकल नियर टू हॉरिजेंटल,
क्या यही आंसर होगा? हाँ, यही आंसर तो होगा ही हर हाल में। ठीक है, इसका तो हम लोग पढ़े भी हैं। 24 नंबर अगर आपको अब देखेंगे, बोल रहा है द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू द ग्लास लैम्प बेस्ट रिप्रेजेंटेड, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ वही वही प्रिज्म वाला केस आ गया। ठीक है, ये प्रिज्म वाला ही केस है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर दिया हुआ है, तो आपको जो सही डायरेक्शन क्या होता है, देखिए एक प्रिज्म है, हम लोग जानते हैं, यहाँ से एक लाइट आएगा, इस प्रिज्म में जैसे आएगा हल्का सा बैंड होगा, बैंड होने के बाद निकल जाएगा इस तरह से झुकता हुआ 7 डिफरेंट कलर में। तो पहले रेड फिर वायलेट, यानी आंसर ए होगा, यानी ऑप्शन पी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगर इस रिएक्शन आ गया, अब यहाँ पर 25 नंबर का रिएक्शन में आपको पूछ रहा है एक्स वाई जेड है, तो बैलेंस हमको करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स वाई जेड का आप निकाल लीजिएगा। देखिए पहले एसएन केट हुआ है, यहाँ पर है ऑक्सीजन को काउंट करता है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, अगर पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 ठो, यहाँ ऑक्सीजन के ठो है, 2 ठो, यही ना है। तो हम लोगों को ऑक्सीजन देखने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 गो ऑक्सीजन तो मिल गया, और 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन मिल गया। यहाँ कितना हाइड्रोजन, अभी 2 ठो, तो x के जगह पर 2, देखिए अभी एक जो निकला उसको लिखिए, x इक्वल टू 2 और z इक्वल टू भी 2 लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एस बच गया, एस और वाई, तो ये दोनों बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ 2 ठो है और यहाँ भी 2 ठो है, तो यहाँ मतलब W इक्वल टू 1 होगा, तो W इक्वल टू 1 हो गया। अब y का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस एन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, तो यहाँ भी एन वाई होगा, y इक्वल टू 1, देखिए y इक्वल टू 1, W इक्वल टू 1, है ना, y इक्वल टू 1, W इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2, ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कह रहा है सोल्यूशन, यहाँ पर एसिड दिया हुआ है, पीएच वैल्यू दिया हुआ है 5.1, कैन द इंक्रीज द पीएच वैल्यू। हमसे क्वेश्चन कह रहा है 26 में कि इनमें से पीएच का वैल्यू जो है वो किस में होगा। अगर आप वाटर को, डिस्टिल वाटर को अगर ऐड कर दीजिएगा तो पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एसिड करेंगे तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया है, इस न्यूमेरिकल को में है लेकिन एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है। आदित्य एड्स द ड्रॉप वाइज 25 मिलीलीटर ऑफ द कंक्रीट ऑफ द Cl, तो 25 कंसेंट और NaOH है। देखिए इस पूरा क्वेश्चन को आप अपने से एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी थोड़ा सा शॉर्ट में भी बहुत क्वेश्चन बच गया है, अरे बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, 28 नंबर में हमको बोल रहा है, यहाँ मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है, फिनोल्फ्थिलीन दिया हुआ है, रेड लिटमस दिया हुआ है, ब्लू लिटमस दिया हुआ है, और यहाँ पर देना है। अच्छा, इसमें हमको बताना क्या होगा, वो हमको इसको देखना है। पी क्यू आर सोल्यूशन, अच्छा जिसमें बताना है कि पी क्यू आर एस, इसमें से कौन सा एसिड बेस सॉल्ट होगा जो इस प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो अगर आप इसको गौर से पूरी डेटा को पहले एक बार आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें इसका जो प्रॉपर्टीज नज़र आ रहा है पी और आर का, यानी कि पी और आर का जो प्रॉपर्टीज जो नज़र आ रहा है इस सब केसेस में, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का अगर आप पढ़े, सम एक्टिविटीज द कॉज ऑफ द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन द डेट एरिया बिकम एसिडिक, वन ऑफ द एक्टिविटीज आर स्टॉपेड लैंड, ये क्या है, लैंड हैज टू बी इंक्रीटेड इनेबल प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन,
इसमें से आपको सॉल्यूशन बताना है। तो अगर आप देखेंगे वाटर जो है जनरली न्यूट्रल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड विच द बेसिक, हाँ यही तो है, विच ऑफ द शॉप एडेड टू लैंड इंक्रीज एज, हाँ परमानेंटली, इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर नेचुरली आपको बेसिक नेचर का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा ट्रम्प रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है। बिलो यूज द ट्रांसपोर्शन ऑफ द गुड ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। कंटेन मेड ऑफ द स्टील, विच प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील मेनली यूज मेक दिस कंटेनर, स्टील का ही बनाने में इसका क्या होगा ये क्वेश्चन का। तो सबसे पहली बात ये मेटेबिलिटी होता है, सबसे बड़ी अच्छी कंडीशन है मेटल का है तो मेलेबिलिटी होती है आंसर, यानी बी होगा इसका, ठीक है, बी बी। इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर अगर आप 31 को अगर आप देखें तो चलिए 31 से लेकर 40 तक 60 तक फिर एक बार हम लोग बढ़ेंगे ही। 31 में हम लोगों का क्वेश्चन है कि पायल हैज अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोक्साइड आयनिक कंसंट्रेशन वाइन पीएच 4 दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 दिया हुआ है, ब्लड का 7.4 दिया हुआ है। तो हमें अरेंज करना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आएगा सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कम कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी एम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द ग्रेटर देन ब्लड होगा, ब्लड इज द ऑल्सो ग्रेटर देन वाइन। तो ये ऑप्शन आपका बी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ तो हम लगाया है मिल्क ब्लड वाइन, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 32 को देखिए। बोल रहा है जिंक को रिएक्ट कर रहे हैं किसी मेटल के साथ, टेस्ट टू कंटेन सब्सटेंस जिंक सॉल्ट वाज फॉर्म हाइड्रोजन गैस लिमिटेड शो इन द गिवन बिलो। जिंक सॉल्ट, अब ये बताना है जिंक के साथ किसके साथ आप रिएक्शन करके ये फॉर्मेशन आप निकालेंगे। तो चलिए इसका रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जिंक और हाइड्रोजन गैस बोल रहा है लिबरेटेड हो रहा है, ठीक है ना, चलिए निकल रहा है कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों का एक रिएक्शन पार्ट है, तो यहाँ मिसिंग है और यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स है, यही ना। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन और कह भी रहा जिंक सॉल्ट है ना, जिंक सॉल्ट बोल रहा है, तो इसको पहले हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन को छूट गया है, नीचे है हमारे पास। तो बोल रहा है कैन सब्सटेंस जिंक वाई ड्रॉपेड इन वाटर, हाइड्रोजन एसिड है ना, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इनमें से कौन सा होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए हम इसको लिए अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तो नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराना पड़ेगा। देखिए जिंक हो गया और हाइड्रोक्लो H2HCl, सॉरी H2 नहीं होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकल गया और जिंक सॉल्ट बोला था, जिंक क्लोराइड हो गया, HCl हो गया। इसका मतलब इसका सही फिर से देख लीजिए कि जिंक का रिएक्शन आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ रिमूव हो रहा है, यहाँ ZnHCl और जिंक सॉल्ट हो गया, यहाँ पर होगा आपको HCl और यहाँ होगा ZnCl। तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन हमारा कौन सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी क्यू यानी बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ मेटल पी सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्यू के साथ, देखिए इक्वेशन में बोल रहा है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। जरा इसको ध्यान से देखिए, एक बार खुद से देखिए क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिए होंगे। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा, यानी कि PQR एंड देयर सॉल्ट वाटर, PQR, ठीक है। बोल रहा है P सॉल्ट प्लस Q मेटल Q सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नो रिएक्शन बता रहा है, पी को अगर एस के साथ रिएक्शन कर रहा है, एस को क्यू के साथ कर रहा है तो मेटल क्यू सॉल्ट एंड प्लेस निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो दिन नज़र आ रहा है मेटल आर सॉल्ट प्लस क्यू जो निकल रहा है, यानी कि क्यू जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है और सही सुटेबल कर रहा है इस इक्वेशन पे। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है और हम लोगों को इसको क्वेश्चन को सिर्फ देख लेना है एक बार। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप बढ़ाएंगे तो 34 में क्वेश्चन क्या है उसको आप एक बार देख लीजिए। अब आ गया है एस्ट्रेशन एंड रीजनेबल क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वन कहाँ है, पहला सोडियम कार्बोनेट। देखिए, सोडियम कार्बोनेट कॉमनली यूज ऑफ इंटीग्रेटेड एंड एंटासिड टैबलेट। तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, नहीं यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, एकदम ये सही है। यानी इसको देखिए कहाँ ऑप्शन है, ए इज द ट्रू, नो, ए इज द फॉल्स, बी इज द ट्रू, यस, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। यहाँ बोल रहा है सम एडल्ट हैव द डिफेक्टिव हार्ट सिंस बर्थ, है ना, जन्म से ही है। दे आर ब्रॉर्न विद द होल बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड राइट एट्रियम शो इन द गिवन फिगर। तो डिफेक्ट इज द कॉल्ड आर्टियल स्पेटल डिफेक्ट, यानी ASD, ड्यू टू द होल बिटवीन द आर्टिया ऑक्सीनेट ब्लड मिक्सड गिफ्टेड डीऑक्साइड ब्लड। इसको सिंपैथेटिक दिया हुआ फिल्ट्रेट इजली। पूरा क्वेश्चन को इसको पढ़ लीजिए और यहाँ से हमसे क्या मांग रहा है वो हमको देखना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड है और यहाँ देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, पी और एस में। तो इसमें क्या होगा, क्या किडनी विल द फिल्टर आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, या ब्लड विल बी टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, या फिर मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेन लेस ऑक्सीजन, एकदम हर हाल में ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है, यहाँ आ गया, ए पर्सन कैन shock when the piece of food becomes lodges in the wide pipe blocking up the flow air. The first ad produce the remove blockage the hemicheck। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल। और इसका सही आंसर हमें ढूंढना है, वो कौन सा आंसर होगा जो यहाँ सुटेबल कर रहा है या इस कॉज को खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम देखें तो ये लंग्स में बड़ा रोल अदा करता है इस तरह के केसेस में, एयर पासेस आउट द ऑफ द लंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्वेश्चन है, गिवन द बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। अगर इसकी बात अगर करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर होगा आपका लंग्स भी होगा, हार्ट भी होगा और आपका ये क्या नाम है ब्रेन भी होगा, यानी तीनों ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में सो द लीव वाज कवर द पीस ऑफ ब्लैक पेपर, पत्ते इसको ढक दिया हुआ है ब्लैक पेपर से, पीरियड ऑफ 3 दिन, और 3 दिन के बाद पेपर को वहाँ से हटा दिया गया। तो क्या टेस्टिंग हो, रिजल्ट क्या डिक्लेयर होगा या क्या पता चलेगा। एरिया अंडर द ब्लैक पेपर टेस्टेड नेगेटिव फॉर स्टार्ट एंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्ट, है ना। यानी जहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया गया वहाँ पर आपको जो है नेगेटिव स्टार्ट मिला टेस्ट करने के बाद, और इधर करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट था उसमें आपको पॉजिटिव स्टार्च मिला। तो इसके पीछे एक्सपेरिमेंट ट्राइंग टू टेस्ट, इसको किस लिए किया गया था, इसको हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या आंसर होगा, प्लांट मेक देयर ऑन फूड। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसके लिए तो नहीं टेस्ट हुआ था।
इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी फूड, हाँ यस, आपको पता है ना सनलाइट भी बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए प्लांट को लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, है ना, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या आंसर दिया हुआ है इसमें देखिए, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है इनमें से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर क्या होगा। अगर आप देखें जो हम लोग का ऑक्सीजन जो है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन था ना ब्लड में, ह्यूमन बीइंग में, ठीक। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड ब्लड, तो सबसे पहले आता है हार्ट से अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लंग्स, ठीक है, और फिर लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, वन इज द, वही वाला ए, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं क्या है, क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट ध्यान दें। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है कि द रेट ऑफ ब्रेथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये 40 नंबर का है। तो ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि रेट ऑफ बर्थिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा करता है रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑफ वाटर इज मच लोअर देन अमाउंट ऑक्सीजन एयर, यस यस यस, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे अगर हमारा नज़र आ गया, वो क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। यहाँ एक सनलाइट है, एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, दिस विल बी कॉज एन अपियर इमेज of the sun to appear in the sky due to refraction. The image show the how light get bent earth atmosphere. तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ से सनलाइट आया, एटमॉस्फेयर पे गया, यहाँ बैंड होके अर्थ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन, स्काई अपियर टू बी ब्लू इन अर्थ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इट मच earlier morning and late night in the evening, नहीं, एट द सनसेट सन स्काई व्हेन स्टिल द हॉरिजॉन, ये ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिगर, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर सो इमेज ऑफ ऑब्जर्व ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर एक एंट है जो लेंस के, और आपको अगर देखें तो इस सेंटर पॉइंट और एफ के बीच के दूरी बीच में रखी हुई है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि आपका एंड ऑब्जर्व द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स में इमेज इसका कैसा नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा, बहुत बड़ा नज़र आएगा, या बहुत छोटा नज़र आएगा, ये हमें बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमें सीधा और बड़ा दिखाई देता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस में। चलिए 43 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक फिशरमैन है, स्विमिंग क्लियर द वाटर इन शोइंग द फिगर, यानी यहाँ मछली नज़र आ रहा है, किस हिसाब से वो मारेगा, ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे, बिलो द फिश अपीयर टू बी, हाँ, ए लिटिल बिलो, यानी थोड़ा सा नीचे दिखाई देती है, जहाँ पर वो मछली होती है उसे नीचे, यानी ऑप्शन बी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम लोग देखें, 44, ठीक है, मैं अब इसको आगे जल्द से जल्द ख़त्म कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, स्पॉट द लाइट है, यहाँ डिम कंजर्व हो रहा है, वहाँ डाइवर्स हो रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा 44 का, वो सही आंसर है ए, ठीक है, इसमें हम लोग ये नज़र आ रहा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, यहाँ देखिएगा नहीं हो रहा, यहाँ थोड़ा सा बैंड होकर निकल रहा है, यहाँ पूरे 90 डिग्री में बैंड हो गया है। तो इनमें से बताना है, ये दो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही करेक्ट होगा। जब आपका यहाँ पर कंडीशन होना चाहिए, एक सॉलिड मीडियम 1 है और इनटू दूसरा भी सॉलिड मीडियम, दोनों सॉलिड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन का क्या पोजीशन होगा
वो आपसे पूछा जा रहा है। जब दोनों हो तो सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई बैंड नहीं करेगा। लेकिन अगर वो डेंसन से रेयर होता तो बैंड करता, ठीक है। कभी ऑरिजिन की होता और कभी ऑरिजिन से फार। इसका पूरा डिटेल आपको जल्द ही मिल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 46 क्वेश्चन नंबर को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 46 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर क्या होगा, वो आपका ये होगा। 47 को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर लेटर कम यहाँ मैग्नीफाई किया हुआ है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा 47 का। तो 47 का अगर आंसर की बात बोले तो ये कॉनकेव लेंस है और साइज से बड़ा नज़र आ रहा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्शन बी आंसर होगा। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर 48 को अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का अगर सही आंसर का बारे में अगर आप जाएं तो 48 का ऑप्शन जो है, इसको आप पहले आप अपने से पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर है वो है सी। फिर अगर हम केस स्टडी को आगे यहाँ कर रहा है, तो आगे हमारा ये केस स्टडी है, बहुत लंबा चौड़ा